शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर बैन लगाने का आदेश जारी हो गया है। नए आदेश के मुताबिक एफआईआर में आरोपी की जाति भी अब नहीं लिखी जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में भी आरोपी की जाति का जिक्र नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी के कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा एक बात और, गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर भी अब चालान होगा। तो यूपी के कार्यवाहक मुख्य सचिव की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। जाति आधारित राजनीतिक रैलियां भी अब यूपी में बैन हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले, जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जातिगत भेदभाव को लेकर सख्त निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्थलों पर जाति का जिक्र नहीं होगा, यानी कि जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जाति के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। और अब एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में जाति का कोई उल्लेख नहीं होगा। इसके अलावा एफआईआर गिरफ्तारी मेमो में माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। साइन बोर्ड से भी जातीय नारे हटाए जाएंगे। इस बात को क्लैरिटी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। साथ ही थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों से भी जातीय संकेत हटेंगे। साथ ही SC ST एक्ट जैसे मामलों में नियम लागू नहीं होगा। इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है इसी से संबंधित। यूपी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, घर दिलवाने वाली सोच का अंत कैसे होगा, मन में बसा भेदभाव कैसे दूर होगा, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया, भेदभाव की सोच का अंत कैसे होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लखनऊ कार्यालय में लगातार 1 महीने तक अलग अलग जातियों की बैठक की, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जातियों या धर्मों के बीच विद्वेष पैदा नहीं होने चाहिए, लेकिन सम्मेलन और रैली से समस्या क्या है। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में एक गोरखपुर महोत्सव कराया था। उसमें गीत गाया गया था जिसमें एक जाति का महिमा मंडन किया गया था। प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला। बबुआ कहते हैं भोजपुरी में राजपूतों को। और जो मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती में जाति देख देख के बेईमानी करता हो, और जिस मुख्यमंत्री ने दादरी में सम्राट मीर भोज के शिलापट से गुजर शब्द मिटवा दिया हो, वो कैसे जातिवाद खत्म करेंगे। जातिवाद खत्म करना तो मुख्यमंत्री जी पहले अपना हृदय परिवर्तन कीजिए। 2013 के बाद जाति सम्मेलन उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने कराए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे, और उनके अपने कार्यालय में कराए थे। और आज की डेट में जब जातीय सम्मेलन इनको नुकसान देने लग गए हैं, तो अब इनको हाईकोर्ट का आदेश याद आ गया है। एक तरफ आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाति सम्मेलनों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। जाति सम्मेलन में धार्मिक विद्वेष और जाति विद्वेष की बात ना हो, लेकिन अगर जाति समरसता की बात हो रही है, सामाजिक समरसता की बात हो रही है, आत्मिक समरसता की बात हो रही है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, एक बात समझ आती है, फैसले के तहत भेदभाव मिटाने का ये प्रयास। जी बिल्कुल, रविवार के दिन ये आदेश आता है और सोमवार को इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। हालांकि आदेश में स्पष्ट ये हवाला हाईकोर्ट के आदेश का दिया गया कि 16 सितंबर को हाईकोर्ट का ये आदेश आया था कि जिसमें सरकार को ये निर्देशित किया गया था कि वो SOP तैयार करें कि आयोजनों में और इस तरह के दस्तावेजों में किस तरीके से जाति के इस्तेमाल को घटाया जा सके। उसके बाद ये सरकारी आदेश जारी हुआ और जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो आपत्ति भी दर्ज करा रही हैं और बीजेपी को और सरकार को ये कहते हुए घेर रही हैं कि चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा जातीय जो सम्मेलन है या फिर बैठक कराने वाली जो पार्टी है वह उन्हीं की सरकार की तरफ से इस तरह का निर्णय आया है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार है उसका पक्ष इसमें यह है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ये नियम जो है वो निकाले, लेकिन विपक्षी पार्टियां यह कहकर घेर रही हैं कि जहां एक तरफ जातिगत जनगणना की बात हो रही है और जातियों में विद्वेष की बात कोई नहीं करता, लेकिन अगर लोग आपस में सम्मेलन करते हैं, अपनी जाति का सम्मेलन करते हैं, तो इस बात पर आपत्ति क्यों। और यही
कहकर विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो करता हुआ दिखाई दे यानी रहा साफ है कि यूपी जी। सरकार के इस आदेश के आने के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका अभिजीत। अगली खबर का रुख करते हैं। सुकेश चंद्रशेखर मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। मामला 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर केस से जुड़ा है, जिसमें जैकलिन का नाम भी सामने आया है। जैकलिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले जैकलिन की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जैकलिन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अभी उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जैकलिन उचित समय आने पर दोबारा अदालत का रुख कर सकती हैं, यानी अभी उनके मामले को रद्द करने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। बता दें कि ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलिन को भी सह आरोपी बनाया है। साथ ही ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद जैकलिन उससे महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी, कपड़े और गाड़ियां ले रही थी। सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा की परेशानी बढ़ सकती है। आज बेटिंग ऐप मामले में अंजलि अरोड़ा से ईडी ने पूछताछ की। बेटिंग ऐप मामले में नामी ग्रामी हस्तियों के ईडी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला जारी है। एजेंसी ने आज एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा को भी दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए तलब किया था, ताकि उनका बयान दर्ज कर पता लगाया जा सके कि उनका इस ऐप से क्या संबंध रहा है। अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मामलों में सवालों की सूची ईडी ने पहले ही तैयार कर रखी थी। लिहाजा एजेंसी के दफ्तर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने अंजलि अरोड़ा से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। दरअसल ईडी हस्तियों से जानना चाहती है कि उन्हें कंपनी ने किस तरह संपर्क किया और एंडोर्समेंट के लिए कैसे अप्रोच किया। भारत में संपर्क के लिए कौन नोडल पर्सन था, भुगतान का तरीका हवाला या बैंकिंग था और भुगतान का स्थान भारत या विदेश है। साथ ही ईडी इसकी भी जानकारी चाहती है कि क्या अंजलि को पता था कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग अवैध है। साथ ही उन्हें 1xBet के संपर्क में अनुबंध, ईमेल और दूसरे दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। बता दें कि 1xBet कंपनी 18 वर्षों से सट्टेबाजी में सक्रिय है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक हजारों खेलों पर सट्टा लगा सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पेश हुए हैं। कथित अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की है। मामला 1xBet नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से इस मामले में संभावित प्रचार या साझेदारी वाले संबंधों की जांच की जा रही है। ईडी ने उथप्पा को सोमवार सुबह 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में पेश होने के लिए तलब किया था, ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि उनके इस ऐप से प्रमोशन और एंडोर्समेंट के जरिए क्या संबंध रहे हैं। दरअसल ईडी ये जांच कर रही है कि क्या उथप्पा ने इस बेटिंग ऐप के प्रचार में अपनी छवि का इस्तेमाल किया और इसके बदले कोई भुगतान लिया या नहीं। बता दें कि इससे पहले ईडी ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की थी। वहीं पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को मंगलवार को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया है, जबकि सोनू सूद को 24 सितंबर को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी जांच के घेरे में है। पूनम पांडे पुरानी दिल्ली में होने वाली रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं और इसे लेकर वो बहुत उत्साहित भी हैं। पूनम ने ऐलान किया है कि वो इस दौरान पूरे 9 दिनों तक श्रद्धापूर्वक नवरात्र के व्रत रखेंगे। दिल्ली के लाल किले में होने वाले भव्य लव कुश रामलीला के लिए एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी के किरदार के लिए चुना गया है। वहीं राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर रावण की भूमिका निभाएंगे। पूनम इस बात से बेहद खुश है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपना उत्साह दिखाया, साथ ही एक संकल्प भी लिया कि वो पूरे नवरात्र व्रत रखेंगी। दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लव कुश रामलीला का प्ले होता है, उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी।
खास बात यह है कि मंदोदरी के किरदार के लिए पूनम को चुने जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद ने लव कुश रामलीला कमेटी को पत्र भेजकर इस पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। गुजरात के पोरबंदर जेटी में मालवाहक जहाज में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में आग पूरे शिप में फैल गई। शिप में डीजल की वजह से आग और भड़क गई। आग लगने के बाद जहाज पर मौजूद कर्मचारियों ने जहाज से निकलकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्गो शिप के एक हिस्से में आग लगी हुई है। आग धीरे धीरे फैल रही है। काले धुएं का गुब्बारा आसमान में दिख रहा है। ये मालवाहक जहाज गुजरात से सोमालिया के बोसासो जा रहा था। शिप पर 950 टन चावल और 100 टन चीनी लदी हुई थी। आग में चावल और चीनी की काफी मात्रा जल गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जहाज में काफी मात्रा में माल भरा हुआ था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हो सकता है। मुंबई के कोस्टल रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि हादसे में कार सवार सुरक्षित रहे। मुंबई में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार की क्या हालत हो गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे में कार सवार को चोट नहीं आई, वो पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के कारण सड़क गीली थी, जिसके कारण कार फिसलकर डिवाइडर से जा टकराई और बड़ा हादसा हो गया। वर्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लैम्बोर्गिनी कार में सवार शख्स की पहचान 52 वर्षीय आतिश शाह के रूप में हुई है, जो नेपियन सी रोड के निवासी है। वो कोलाबा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अचानक फिसल गई और बैरिकेड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में वर्ली पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरटीओ को कार की तकनीकी जांच करने को कहा गया है, ताकि किसी तकनीकी खराबी की पुष्टि की जा सके। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से खबर, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला और बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जिसमें एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक महिला और उसके साथ चल रहे स्कूली बच्चे को टक्कर मार दी। घटना फुलेवाड़ी रिंग रोड के बोंद्रे नगर इलाके में हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि सड़क किनारे महिला बच्चे का हाथ पकड़ के चल रही है। कुछ सेकंड बाद वो रुकती है और बच्चे के साथ सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ती है। महिला 2-4 कदम ही चलती है कि पीछे से आ रही एक कार ने उसे उड़ा दिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बच्चे को भी काफी चोटें आई। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोग दौड़े और महिला और बच्चे को उठाया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक महिला और बच्चे को बेकाबू तेज रफ्तार कार ने अचानक टक्कर मार दी। लोगों ने कार चलाने वाले शख्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ से खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की बर्बादी की, जहां बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। इलाके में पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि कई लोगों के मकान बह गए। गैस चूल्हा और सिलेंडर बह जाने से लोगों को खाने पीने तक की परेशानी उठानी पड़ रही है। कई इलाकों में बाढ़ से बचने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर खड़े नजर आए। अकेले पारंदा तालुका में देवगांव और नरसाली में हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लाखी इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने तेरना नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया है। बाढ़ के कारण जनजीवन फिलहाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अहिल्यानगर और पुणे में भी एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगी। मराठवाड़ा इलाके में अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते लाखों हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक हुई बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तबाही की तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दी। सड़क, घर, दुकान और बाजार सब पानी में डूबा दिख रहा है। पूरे इलाके में कई फीट तक पानी भर गया। जिले के पैठर तालुका की गलहड़ी नदी में आई बाढ़ अपने साथ बर्बादी लेकर आई। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। नदी किनारे के गांव को अलर्ट पर रखा गया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, फिर भी कुछ युवक जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। ऐसा करना हादसे को न्योता देने जैसा है। कन्नड़ और सिल्लोड तालुका के साबरगांव इलाके में तेज बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया। सिल्लोड तालुका के घाटनंद्रा इलाके में नदी में तेज बाढ़ आई। छत्रपति संभाजीनगर जिले में बाढ़ के चलते नदी नाले उफान पर हैं। फसलें बर्बाद हो गई। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं और प्रभावित गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से कई घर मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद कई लापता हो गए थे। सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की और उनका हाल जाना। उन्होंने पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि प्रभावितों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा की घड़ी में उनके साथ है। सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया और भोजन, पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता और अस्थायी आवास जैसी सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इलाके के लोगों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भारी बारिश के कारण अजंता गुफा झरना उफान पर है। सिल्लोड तालुका में आधी रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से झरना उफान पर है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नागरिक झरना वाले जो इलाके हैं वहां पर जाने से परहेज करें। लातूर शहर में आलम मोहम्मद के नारों के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान जुलूस भी निकाला गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां सड़कों पर काफी संख्या में लोग बैनर पोस्टर के साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। लातूर शहर में आई लव मोहम्मद के नारों के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि उन्नाव के थाना गंगाघाट अंतर्गत शुक्लांज इलाके में रविवार की देर शाम निकले जुलूस में धार्मिक नारे लगाए गए। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हुआ। दरअसल यूपी में जिस तरह 20 लड़कों पर केस दर्ज हुआ है, उसका मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्नाव के थाना गंगाघाट अंतर्गत शुक्लांज इलाके में रविवार की देर शाम निकले जुलूस में धार्मिक नारे लगाए गए। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हुआ। यहाँ मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने बिना इजाजत के जुलूस निकाला था। जुलूस के दौरान लगे नारे और भीड़ का ग्रुप पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। महिलाओं और बच्चों द्वारा जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में हिरासत में लेकर के 5 लोगों को लाया गया और इसके बाद उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनडीए ने बिहार में अपने बूथ स्तर अभियान को नई रफ्तार दी है। इसका मकसद हर बूथ को मजबूत करना और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए ने बूथ स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए ने इसे लेकर चुनावी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत एनडीए के सभी दल अपने हर बूथ पर 10 यूथ को तैनात करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई नई तैयारी नहीं है। एक बूथ पे 10 यूथ, ये हमारी बहुत पुरानी फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी पे हम काम करते हैं और इसीलिए हमारे बूथ मजबूत रहते हैं। हर बूथ पे पोलिंग एजेंट है, हर बूथ पे पोलिंग एजेंट का नंबर है, मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। लगातार रोज दिन हमें सूचना मिल रही है। सहयोगी दलों को भी कमजोर बूथों पर विशेष ध्यान की बात कही गई है। जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सब हम लोग
पहले तो हम लोग बूथों को, कार्यकर्ताओं को, पांचों दल के आपसी सामंजस्य स्थापित करना उद्देश्य है और विशेष नज़र उन बूथों पे है जो 30%, 25% बूथ जो है जहां पे हम लोग के पक्ष में कम मतदान होता था, उस पे विशेष रणनीति इस बार एनडीए की तरफ से बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य स्थापित करें। और बिहार के सोनपुर में एनडीए की सभा में भारी हंगामा हो गया, जहां बीजेपी नेता पंकज सिंह और पूर्व विधायक विनय सिंह के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। मंच पर नेताजी भाषण दे रहे हैं और समर्थक आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। एनडीए के कार्यक्रम में हंगामे की तस्वीर बिहार के सोनपुर के गंगाजल इलाके की है, जहां बीजेपी नेता पंकज सिंह और पूर्व विधायक विनय सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। हंगामे की वजह से कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। मंच पर मौजूद मंत्री कृष्ण कुमार मंटू और पूर्व विधायक विनय सिंह कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता पंकज सिंह और पूर्व विधायक विनय सिंह के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और ये बहस धीरे धीरे तीखी नोकझोंक में बदल गई। देखते ही देखते कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान हाथापाई के साथ ही कुर्सियां भी फेंकी जाने लगी। बताया जा रहा है कि विवाद की असली वजह टिकट की दावेदारी थी, जिसको लेकर दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे से उलझ गए। बिहार के नवादा में एसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर युवक ने खुदकुशी की कोशिश की है, हालांकि पुलिस ने उसकी जान बचा ली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। सुसाइड करने से पहले इस युवक ने एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में छात्र ने एसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की बात कही, बल्कि परीक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ का भी आरोप लगाया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिनंदन साव है। मैं एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और ये मेरा आखिरी वीडियो है। शायद जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे तब तक मेरी सांसें थम चुकी होगी। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक कराना है, या फिर जो बहरे लोग जो एसएससी के जो चेयर पर या फिर कह सकते हैं सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक ये बातें पहुंचाना है। और इसी वजह से मैं ये डिसीजन लेने पर विवश हूँ। जो बहरे लोग, हालांकि युवक की जान बच गई। युवक ने जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया, पुलिस ने तत्परता दिखाई। समय रहते ही युवक तक पहुंच गई। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। युवक की जान अब खतरे से बाहर है। मेरा नाम अभिनंदन साव है। जमानत के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा, एससी जमानत अदालत बन गया है। शुक्रवार को एससी में जमानत के 25 मामले थे, सोमवार को जमानत के लिए 19 मामले हैं। हम या तो जमानत देते हैं या मना कर देते हैं। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने नवरात्रि पर दिल्ली में मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने भोगल, सेंट्रल मार्केट और जंगपुरा में जाकर दुकानों को बंद करने की अपील की। सुबह 6 बजे से ही हम लोग मार्केटों में निकल रहे हैं। तिलक नगर भी, विकासपुरी भी और दरियागंज भी और पहाड़गंज भी, जहाँ पर एक का दुक्का दुकान खुली हुई थी उनको अपील की हमने और उन्होंने दुकानें बंद कर दी। फिर भोगल में भी हम गए, सेंट्रल मार्केट भी गए, कई मार्केटों में भी गए सुबह से। और अभी आप देख रहे हो, अभी भी मार्केटों में घूम रहे हैं और अभी भी दुकानें जो एक का दुक्का खुली हुई है उनको बंद करवा रहे हैं। तरविंदर मारवाह ने दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता को भी चिट्ठी लिखी है। साथ ही प्रशासन से एक्शन की मांग की। और जीएसटी 2.0 लागू होने पर देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी। पीएम की लोगों से स्वदेशी खरीदने की अपील, दुकानदारों से स्वदेशी बेचने की अपील की है प्रधानमंत्री मोदी ने। नए जीएसटी से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है। ये देखिए, प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। देशवासियों के 2.5 लाख करोड़ बचेंगे, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। कल अपने संबोधन में भी आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया था पीएम ने।
तो जीएसटी 2.0 लागू होने पर प्रधानमंत्री की चिट्ठी आपने देखी और जीएसटी में किए गए सुधारों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, आइए सुनिए। देखिए, जीएसटी बचत उत्सव अगर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बनाना है तो जीएसटी लूट उत्सव जो 8 साल चला उसके लिए किसको धन्यवाद दिया जाए? पहला सवाल तो यही आएगा। मोदी जी, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बेलगाम प्रवक्ता तो ऐसे बात कर रहे हैं पुराने वाले जीएसटी पे मानो कांग्रेस ने लागू किया था। लागू तो आप ही ने किया था 2017 में। अधकचरा जीएसटी था, गब्बर सिंह टैक्स था, उससे आपने लोगों के 55 लाख करोड़ रुपए लूटे। जब आपने पैसे लूटे तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं। अब जब आपने थोड़े कम कर दिए तो आप बाजी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई त्योहार के दौरान लोगों के मुंह में मिठास आएगी, तो जो 8 साल कड़वाहट गोली उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा? और देखिए, 100 बातों की एक बात है, इस देश में जीएसटी बहुत पहले आ सकता था। जीएसटी में इस देश में एक ही चीफ मिनिस्टर अवरोध बना और वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। जब मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी बुरा था, जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी नहीं लाने दिया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो आनन फानन में अधकचरा जीएसटी ले आए, 6, 7, 8 रेट लगाकर और लोगों का खूब दोहन किया। जीएसटी में कटौती को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए के राज में टैक्स का टेरर था। उन्होंने यूपीए के शासनकाल में जरूरी सामानों पर लगने वाले टैक्स भी गिनाए। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। जूते चप्पल फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था। जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्यापारियों और कारोबारियों से बातचीत करने आज दिल्ली के लक्ष्मीनगर पहुंची। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने ही टैक्स सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। जीएसटी पहली बार 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, बीच में एक साल छोड़ करके देखें तो 19 का चुनाव, लोकसभा चुनाव है। 19 के तुरंत बाद कोविड के 1 साल, 1.5 साल के बाद की इकोनॉमी थोड़ा स्थिरता के स्तर पर है। इसलिए इससे पहले जीएसटी का रिफॉर्म करने में कोई मतलब ही नहीं था। हम इंतजार करके उचित समय पर, बीच में उसके बाद 24 में चुनाव आया दोबारा लोकसभा, उसके तुरंत बाद मोदी जी ने जीएसटी में काम करना शुरू करो ऐसे क्लियरली आदेश दिए। उसमें पूरे विवरण के साथ हर स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ये प्रपोजल मई महीने में मोदी जी के सामने मैंने पेश की। और त्योहार से पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 10.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने साथ मिलकर 2003 जगहों पर रेड किए। इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच चलाकर नशा तस्करों और अपराधियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 15 जिले में एक साथ 2003 जगहों पर रेड की और 20,000 से अधिक नशा तस्कर और शराब माफिया के साथ दूसरे अपराधियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई में 158.9 ग्राम हेरोइन, 40.276 किलो गांजा, 108 ग्राम कोकीन और 21 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कुछ अपराधियों के पास से भारी संख्या में हथियार भी जब्त किए हैं। करीब 2000 लोकेशन से भी ज़्यादा लोकेशंस पर रेड किया गया और 120 नार्को ऑफेंडर्स को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिनके पोजीशन से 143 ग्राम हेरोइन, 40 किलो से ज़्यादा गांजा, 108 ग्राम कोकीन
और 21 लाख रुपए से ज़्यादा कैश की रिकवरी हुई है। 2 पिस्टल, 16 कंट्री मेड पिस्टल्स, देसी कट्टे, 23 लाइव कार्ट्रिज और करीब 95 के आसपास बटनदार चाकू रिकवर हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद नशे के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है। पाकिस्तान की असंवेदनशील सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर बम बरसाए हैं। हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 30 लोगों की जान गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पर बम से हमला कर दिया। हमले में 30 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा की तिरहा वैली में किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना के इस हमले में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए तो कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जानकारी के मुताबिक चीन के J-17 से खैबर बॉर्डर पर पाकिस्तानी वायुसेना एयर स्ट्राइक कर रही थी। इसी दौरान कुछ बम नागरिकों के घरों पर भी गिरा दिए गए। हालांकि मामले पर पाकिस्तानी वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान के ISPR ने नागरिकों पर एयरफोर्स के हमले से साफ तौर से इनकार किया है। उसका कहना है कि स्थानीय लोगों ने IED अपने पास रखे थे जिसमें धमाके की वजह से ये घटना हुई। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सेना पर अपने ही नागरिकों पर हमले का आरोप लगा है। इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के नियमों का पालन करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है।